यौगिक वे यौगिक जो कार्बन और कार्बन के परमाणु और अन्य परमाणुओं के योग से मिलकर बनते हैं, उन यौगिकों को हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। कुछ ऐसे यौगिक भी हैं जो कार्बन से मिलकर बनते हैं परंतु उन्हें कार्बनिक यौगिकों में नहीं रखा जाता है। जैसे होते हैं धातु कार्बोनेट, जैसे Li2CO3, Na2CO3, MgCO3, FeCO3, ऐसे अनेकों कार्बोनेट हैं। इन सिंपल धातु कार्बोनेट, धातु साइनाइड जैसे NaCN या KCN या फिर अन्य धातु साइनाइड जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO आदि यौगिकों को कार्बनिक यौगिकों में नहीं रखा जाता है। इन यौगिकों की जो रासायनिक प्रक्रिया होती है, कार्बन की एक विशेष रासायनिक गुणों के आधार पर इनमें भिन्नता पाई जाती है। कार्बन कई सारे ऐसे रासायनिक प्रक्रियाएं प्रदर्शित करता है जो सामान्य अकार्बनिक यौगिकों से भिन्न होता है, जैसे संकरण, जैसे अनुनाद, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में बंध बनाने का तरीका, जैसे उसकी सहसंयोजक प्रकृति आदि अनेक ऐसे गुण हैं जो कार्बनिक एक विशेष प्रकार के यौगिकों में ही प्रदर्शित करता है। उन्हीं यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहा गया है। जिन यौगिकों में इस तरह के संकरण या आदि अन्य प्रकार के गुण नहीं पाए जाते हैं, उन्हें कार्बनिक यौगिकों से भिन्न रखा गया है। ये सभी यौगिक कार्बनिक यौगिकों से, अर्थात जो एक विशेष प्रकार के यौगिक है जिन्हें हम कार्बनिक यौगिक कह रहे हैं, उनसे ये रासायनिक प्रकृति में भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। इसलिए इन सभी यौगिकों को कार्बनिक यौगिकों में नहीं रखा गया है। अब हम बात करते हैं कि कार्बनिक यौगिक कैसे एक दूसरे से जुड़कर बने होते हैं। तो इसके लिए आपको जानना होगा कि जब दो या दो से अधिक परमाणु एक दूसरे से संयोग करते हैं तो उनके बीच एक प्रकार का बंध बनता है जिसे हम रासायनिक बंध कहते हैं। अर्थात परमाणुओं को आपस में जुड़ने के लिए रासायनिक बंध की आवश्यकता होती है, या जब दो या दो से अधिक परमाणु एक दूसरे से जुड़ते हैं तो उनके बीच लगे फोर्स को हम केमिकल बॉन्डिंग या रासायनिक बंध कहते हैं। ये रासायनिक बंध दो प्रकार के होते हैं। पहला बंध होता है आयनिक बंध और दूसरा बंध होता है सहसंयोजक बंध। जब एक परमाणु पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है और दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, तो जो परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उस पर धनावेश आ जाता है, और जो परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पर ऋणावेश आ जाता है। और धन और ऋण आवेशों के कारण दोनों परमाणु आपस में जुड़ते हैं और उनके बीच बने बंध को हम आयनिक बंध कहते हैं। परंतु कार्बनिक यौगिक आयनिक बॉन्ड को शो नहीं करते हैं। बहुत कम कंडीशन में आयनिक बॉन्ड को शो करेंगे। कार्बनिक यौगिक मुख्य रूप से सहसंयोजक बंध प्रदर्शित करते हैं। तो सहसंयोजक बंध क्या है? जब दो परमाणुओं के आपस में जुड़ने पर कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करने की स्थिति में ना हो तो वे दोनों परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेते हैं और इस प्रकार उनके बीच बने बंध को हम सहसंयोजक बंध कहते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन अणु की बात करते हैं। हालांकि हाइड्रोजन अणु ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करता है, यानी हाइड्रोजन अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं रखता है। हाइड्रोजन अपने बाह्यतम कोश में केवल 2 इलेक्ट्रॉन रखता है। तो हाइड्रोजन के आउटर सेल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है और दूसरा एक और हाइड्रोजन परमाणु इसके भी आउटर सेल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसे अपने आउटर सेल में 2 पूरा करना है और इसे भी अपने आउटर सेल में 2 पूरा करना है। तो ये हाइड्रोजन परमाणु अपने 1 इलेक्ट्रॉन को बीच में लाएगा, ये भी हाइड्रोजन परमाणु अपने 1 इलेक्ट्रॉन को बीच में लाएगा और हाइड्रोजन इसका 1 इलेक्ट्रॉन
और ये हाइड्रोजन इसका एक इलेक्ट्रॉन। अब इस तरह से देखा जाए तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये जो साझे का इलेक्ट्रॉन इधर भी काउंट होगा और साझे का इलेक्ट्रॉन इधर भी काउंट होगा। इस स्थिति में हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन बनता है जिसे H2 कहते हैं। अतः दो परमाणुओं द्वारा अपने इलेक्ट्रॉनों को बीच में लाकर एक दूसरे से जुड़ने पर जो बंध बनता है उसे हम सहसंयोजक बंध कहते हैं। अब ये सोचने वाली बात है कि परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन को बीच में कैसे लाता है, क्योंकि परमाणु वो नहीं जानता कि मेरे आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, ये तो एक नॉन लिविंग थिंग है, तो परमाणु एक बीच में इलेक्ट्रॉन कैसे लाता है। तो ये केवल आपको एक एक्सप्लेन करने का तरीका था कि ये परमाणु अपना एक इलेक्ट्रॉन बीच में लाएगा और ये परमाणु अपना एक इलेक्ट्रॉन बीच में लाएगा, और जब दोनों परमाणु इलेक्ट्रॉन बीच में लाएंगे तो इन दोनों के बीच अद्वैत पूरा हो जाएगा। ये एक्सप्रेशन तरीका था। वास्तविकता क्या है ये समझिए। ये है हाइड्रोजन परमाणु। इस हाइड्रोजन परमाणु का न्यूक्लियस यहाँ है और इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। ये न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है और ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है और ये इसके चारों तरफ घूमता रहता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स में राउंड करता है, यानी अट्रैक्शन एरिया के अंदर राउंड करता रहता है। यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन परमाणु है और इसका ये न्यूक्लियस है। इस हाइड्रोजन परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो इसका इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके अट्रैक्शन एरिया में राउंड करता है, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके अट्रैक्शन एरिया में राउंड करता है, और जब दोनों परमाणु पास पास आते हैं तो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। ये हाइड्रोजन ये पहला वाला हुआ, इसका अट्रैक्शन फोर्स यहाँ तक है, और ये जो हाइड्रोजन है ये दूसरा वाला है, इसका जो अट्रैक्शन फोर्स है वो यहाँ तक है। अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन घूमते 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 यहाँ पहुँच गया तो ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के अट्रैक्शन के बीच में आ जाएगा, अट्रैक्शन एरिया में आ जाएगा, जिससे ये पॉजिटिव न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को खुद से दूर नहीं जाने देगा, क्योंकि इनके बीच एक अट्रैक्शन क्रिएट हो चुका है और आकर्षण के कारण अब इसको तोड़ के दूर नहीं जाने देगा। उसी समय इसका एक इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते अगर यहाँ आ गया तो अब इसका वाला इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के अट्रैक्शन के बीच में आ गया। अब ये न्यूक्लियस खुद के इलेक्ट्रॉन को तो छोड़ेगा नहीं, क्योंकि इसके खुद के एरिया में, अट्रैक्शन एरिया में है, साथ में इसके न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन को भी नहीं छोड़ेगा क्योंकि इसके अट्रैक्शन एरिया में आ चुका है। तो ये न्यूक्लियस इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को यहीं पर रोक देगा और ये न्यूक्लियस इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को यहीं पर रोक देगा। दोनों के लिए तो सिचुएशन सेम है। अब ऐसे में ये न्यूक्लियस ना तो इस इलेक्ट्रॉन को छोड़ के दूर जाएगा और ये वाला ये न्यूक्लियस इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को छोड़ के दूर नहीं जाएगा, बस दोनों के दोनों परमाणु अब एक दूसरे से चिपक जाएंगे, दोनों के दोनों परमाणु दूर नहीं जाएंगे। इसी सिचुएशन को हम कहते हैं कि ये वाला अपना बीच में लाया, ये वाला अपना बीच में लाया और दोनों ज्वाइंट हो गए और कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। तो एक्चुअली ये होता है कि जब दो एटम्स के बीच कोलाइजन होता है तो दोनों के इलेक्ट्रॉन अगर सेंटर में आ जाते हैं तो दोनों न्यूक्लियस से बराबर अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई होती है, जिसकी वजह से दोनों इलेक्ट्रॉन वही स्टॉप कंडीशन में हो जाते हैं और ना ये इधर जाता है और ना इधर जाता है, और इसी को हम कहते हैं कि हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन से ज्वाइंट हो चुका है। अब दूसरी कंडीशन आती है कि ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये तीन अलग अलग कंडीशन से बन सकता है। वो तीन कंडीशन डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाती है। जब क्लोरीन और क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन इसी तरह से ज्वाइन करते हैं, यानी क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन बीच में आ जाता है, तो इनके बीच बनने वाला बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होता है। इसे एक सरल रेखाखंड द्वारा प्रदर्शित करते हैं। एक सरल रेखाखंड जब दो एटम्स के बीच में हो तो आपको समझना है कि दोनों के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन आकर रुका हुआ है और इसी से ज्वाइंट होते हैं। लेकिन जब ऐसा हो
कि एक एटम के 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए और दूसरे का भी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो बंद एक ही जगह चिपके एक ही कंडीशन में है, लेकिन तो इनको डबल बॉन्ड से 2 सरल रेखाओं से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का भी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आके अटक जाता है, दूसरे ऑक्सीजन का भी 2 इलेक्ट्रॉन आके अटक जाता है, और जब दोनों इलेक्ट्रॉन 2-2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसे हम डबल बॉन्ड यानी 2 सरल रेखाखंडों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो एक सरल रेखाखंड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और एक सरल रेखाखंड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं डबल बॉन्ड में 2 एटम्स के बीच में, और जब 3-3 इलेक्ट्रॉन आकर अटक जाए तो बनता है ट्रिपल बॉन्ड। जैसे नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का 3 इलेक्ट्रॉन बीच में आ जाता है और दूसरे नाइट्रोजन का भी 3 इलेक्ट्रॉन बीच में आ जाता है। इस तरह से इनके बीच ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो एक सरल रेखाखंड का मतलब 2, दूसरी सरल रेखाखंड का मतलब 2 और तीसरी सरल रेखाखंड का मतलब 2, यानी कि टोटल 6 इलेक्ट्रॉन इनके बीच में आके रुके हुए हैं। 6 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक ही यानी कि सिमिलर 2 परमाणुओं के बीच नहीं रुक सकते हैं, अर्थात 2 एटम मैक्सिमम आपस में ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण कर सकता है। अब इसके बाद 4 सहसंयोजक बंध यानी 4-4 इलेक्ट्रॉन आकर बीच में रुकना कि रुकने की कंडीशन नहीं हो सकती है। अब हम बात करते हैं कार्बन की। इसी प्रकार जो कार्बन होता है, इस कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और इसके K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और L सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपको विशेषतः ये ध्यान देना है कि प्रत्येक परमाणु जब रासायनिक अभिक्रिया करता है तो केवल आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं, उसके इंटरनल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है उससे कोई मतलब नहीं होता है। उनके इंटरनल सेल में 20 है, 50 है, 100 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन ही केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। और जब आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, इसीलिए इस सेल को संयोजी कोष कहते हैं, यानी वैलेंसी सेल कहते हैं, और संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इन शॉर्ट कहा जाए कि कार्बन के पास कुल 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन 4 सहसंयोजक बंध बना सकता है क्योंकि उसे ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है और 4 इलेक्ट्रॉन है तो और 4 की जरूरत होती है। अब 4 बना सकता है तो कार्बन कितने परिस्थितियों में बंध बनाएगा? तो पहली कंडीशन ये कि यदि कार्बन किसी से एक सिंगल बॉन्ड बनाता है तो 4 अलग अलग तत्वों से सिंगल बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि उसे 4 पूरा करना था। तो ऐसे कोई एलिमेंट मिले जो केवल सिंगल बॉन्ड बनाते हैं तो कार्बन 4 अलग अलग तत्वों से सिंगल बॉन्ड बना सकता है। या दूसरी कंडीशन ये आ सकती है कि कार्बन किसी एटम के साथ डबल बॉन्ड बना लिया, तो 4 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन तो कार्बन के यूज हो गए, तो बचे 2। तो अगर एक डबल बॉन्ड कार्बन बनाता है किसी के साथ तो और 2 सिंगल बॉन्ड किसी के साथ बना सकता है। या एक परिस्थिति और आ सकती है कि अगर कार्बन एक डबल बॉन्ड किसी के साथ बनाया तो किसी दूसरे के साथ एक और डबल बॉन्ड बना लेगा। तो डबल बॉन्ड की ये सिचुएशन आ सकती है कि या तो वो एक डबल बॉन्ड बना के 2 सिंगल बॉन्ड बना ले या 2 डबल बॉन्ड बना ले, 4 कंप्लीट हो जाएगा। अगर कार्बन किसी एक एटम के साथ 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके एक ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है तो कार्बन के पास अब एक ही ऑप्शन है कि केवल एक सिंगल बॉन्ड बनाता है। इस तरह से कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड बनाता है तो 4 अलग अलग एटम्स के साथ सिंगल बॉन्ड बना सकता है, यानी 4 अलग अलग परमाणुओं के साथ एक इलेक्ट्रॉनों का साझा कर सकता है। सेकेंड कंडीशन में यदि ये 2 इलेक्ट्रॉन का साझा किसी एक ही परमाणु से कर लिया तो बाकी 2 अलग अलग परमाणुओं के साथ एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर सकता है, या ये 2 का साझा एक साथ कर लिया तो किसी दूसरे के साथ भी 2 का साझा कर सकता है। और तीसरी कंडीशन हो सकती है कि यदि कार्बन किसी एक ही परमाणु के साथ 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लिया तो फिर ये किसी दूसरे के साथ केवल एक ही इलेक्ट्रॉन का साझा कर सकता है। इस तरह से कुल मिलाकर हर स्थिति में कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, यानी कार्बन द्वारा बनाए गए सहसंयोजक बंधों की संख्या
डिपेंड करती है कि वो किस प्रकार के परमाणु से जुड़ रहा है। ये यहाँ ध्यान देना है आपको कि ये डबल बॉन्ड को एक बॉन्ड मानना है, लेकिन सहसंयोजकता तो 2 होगी, यानी डबल बॉन्ड एक बॉन्ड है लेकिन इसकी संयोजकता 2 यहाँ पूरी हो गई तो 2 यहाँ पूरी हो गई, 2 यहाँ पूरी हो गई तो 2, यानी हर एक लाइन, हर एक रेखाखंड आपको ये बताती है कि उसकी कितनी संयोजकताएं कंप्लीट हो रही हैं। इस तरह से कार्बन सहसंयोजक यौगिकों का निर्माण करता है। तो अब आपकी कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो, समझ में आया कि कैसे बंध बनता है, कैसे इसकी सहसंयोजक